हेलो दोस्तों। तो आज शुरू कर रहे हैं नेमरासुंडा सीरीज, जो कि 12 चैप्टर में है और एक लेक्चर एक चैप्टर में होगा। जो बड़ा चैप्टर जैसे इकोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जनरल एग्रीकल्चर का। तो करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो कि 328.74 मिलियन हेक्टेयर में है। टोटल क्रॉपिंग एरिया ऑफ इंडिया 306 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से डिग्रेडेड लैंड की बात करें तो 187 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड लैंड है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो 211.36, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया 112.23 मिलियन हेक्टेयर है। नेट इरीगेटेड एरिया है 75.46 मिलियन हेक्टेयर। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया 151.08 दिया है, लेकिन कहीं कहीं 155.4 करंट का 2023-24 के डाटा के हिसाब से दिया गया है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया है ट्यूबवेल, लगभग 48.51% इरिगेशन हमारा ट्यूबवेल से होता है। सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन कैनाल आता है 22.96%। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात करें तो 18.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2023 के डाटा के हिसाब से है। परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया 21.71% है, जो कि होना चाहिए 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ऑप्टिमम इतना रिक्वायर्ड होता है, जो कि उससे बहुत कम है। ये 2021-22 के डाटा के हिसाब से। स्टेट विच हैव हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया, तो राजस्थान के पास हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया है। लगभग टोटल इंडिया का जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से लगभग 10.5% एरिया अकेले राजस्थान कवर किया रहता है। सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है यूपी। स्टेट विच हैज लोएस्ट जियोग्राफिकल एरिया, सबसे छोटा है गोवा, जो कि लगभग 0.10 से 11% एरिया कवर करता है पूरे होल इंडिया का। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1% भी नहीं, इतना छोटा है। स्टेट विच इज सेकेंड इन जियोग्राफिकल एरिया में एमपी आता है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, अगर एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो एमपी आएगा, लेकिन वही परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमारा मिजोरम आता है। मिजोरम का लगभग 85.41% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट इन इंडिया की बात करें तो हरियाणा है, 3.63% ही वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। स्टेट विच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन, एमपी जो है पल्स प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है। फर्स्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी आता है, सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन एमपी में होगा, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूपी में होगा, और सबसे ज़्यादा कोरस सीरियल का प्रोडक्शन हमारा राजस्थान में होता है। ग्रेन प्रोडक्शन फर्स्ट में यूपी था, सेकंड में आता है एमपी। ठीक है। उसके बाद स्टेट की बात, उस स्टेट की बात करें जहाँ वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी है, और वही प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब है, और सेकंड में वीट प्रोडक्शन में भी पंजाब ही है। फर्स्ट सोयाबीन स्टेट ये हमारा एमपी है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोडक्शन एमपी में ही होता है। स्टेट विच इज़ द फर्स्ट इन रैपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन, तो रैपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें या क्या कह सकते हैं उसको, बीजीए मसाले जिसको सीडेड स्पाइसेस कहते हैं, सीड स्पाइसेस, उसमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इन कॉन्स्टिट्यूट, तो 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर का वाटर वेपर परसेंट में होता है। टोटल ग्लोबल वाटर का 0.001%। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का परसेंटेज तो 1 से 4% तक होता है, जो कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डालता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं 0.1 से 1% तक वाटर वेपर को ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंसीडर करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन की बात करें तो लगभग 1000 mm एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में रेन, फॉग, मिस्ट ये सब इंक्लूड होंगे। अगला एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया की बात करते हैं। रेनफॉल इन इंडिया एवरेज होता है 1194 mm। ठीक है। नेक्स्ट है जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम की बात करें तो जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम की बात करें तो 400 मिलियन हेक्टेयर रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में। मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, तो इरीगेशन की बात करते हैं गंगा बेसिन जो है, गंगा का बेसिन जो है सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया को कवर किए हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा पानी प्रोवाइड करता है इरीगेटेड एरिया के लिए। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन, तो ड्रिप इरीगेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है 2023-22 के डाटा के हिसाब से। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो पौंडीचेरी आता है। लगभग 1090 या 1091 केजी पर हेक्टेयर हमारा फर्टिलाइजर कंजप्शन है पौंडीचेरी का। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन एमंग द स्टेट की बात करें तो पंजाब है, 190 से 191 केजी पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजप्शन होता है। उसके बाद से टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इन मैक्सिमम, अगर टोटल की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन होता है। एवरेज फर्टिलाइजर एनपीके कंजप्शन इन इंडिया की बात करें तो 137.15 केजी पर हेक्टेयर एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया है। टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की बात करें तो 63.94 मेट्रिक टन 2021-22 में यूज हुआ था पूरे इंडिया में। ऑल इंडिया करंट एनपीके यूज रेशियो है 7.7:3.1:1 रेशियो में ये यूज होता है। 21-22 का डाटा ये भी है। विच इज द मोस्ट डैमेजिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया, तो यूरिया है मोस्ट डिमांडिंग और डैमेजिंग दोनों भी। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन की बात करें तो पंजाब 92.7% कल्टिवेटेड एरिया है, जो कि इरीगेटेड में आता है।
फूड ग्रेन या सीरियल प्लस पल्स की बात करें तो प्रोडक्शन इन इंडिया तो 3.29.68 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। फाइनल एस्टीमेट 2022-23 का इतना निकला था। टोटल पल्स प्रोडक्शन इंडिया की बात करें तो 26.05 मीट्रिक टन। एमंग पल्सेस हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो ग्राम का होता है लगभग 12.626 मीट्रिक टन, फॉलोड बाई द अरहर 4.34 मीट्रिक टन। लगभग अरहर से 3 गुना ज़्यादा हमारा चने का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े अमाउंट में एरिया में। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो 41.35 मीट्रिक टन ऑयल सीड प्रोडक्शन किया जाता है। एमंग द ऑयल सीड विच क्रॉप इज हाईएस्ट प्रोडक्शन तो सोयाबीन लगभग 14.98 मीट्रिक टन। ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा कौन प्रोडक्शन किया जाता है किसका, तो सोयाबीन का किया जाता है। फॉलोड बाई मस्टर्ड लगभग 12.64 मीट्रिक टन, लगभग सेम। चूँकि एरिया की बात करें तो एरिया में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का है, सेकंड नंबर पे सोयाबीन का आता है, लेकिन प्रोडक्शन में फर्स्ट पे सोयाबीन आता है, सेकंड नंबर पे मस्टर्ड आता है। राइस प्रोडक्शन इंडिया की बात करें तो 135.75 मीट्रिक टन हमारा राइस प्रोड्यूस होता है। वीट प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो 110.55 मीट्रिक टन हमारा वीट प्रोडक्शन होता है। शुगर कैन प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो 490.35 मीट्रिक टन शुगर प्रोडक्शन होता है। इस बार के शुगर प्रोडक्शन में लगभग 12% की गिरावट हुई है, तो गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया 33.66 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन होता है हमारी इंडिया में। उसके बाद से टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें 230.58 मीट्रिक टन मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे की बात करते हैं 459 ग्राम पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी इंडिया में है। टोटल फूड प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करते हैं 107.10 मीट्रिक टन फूड प्रोडक्शन टोटल फूड प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वही टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें इंडिया की तो 209 फ्रूट का दूना हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है पर ईयर, लगभग 209.14 मीट्रिक टन। पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें 2021-22 के हिसाब से तो 53.58 मीट्रिक टन, फॉलोड बाई ओनियन 31.30 मीट्रिक टन। उसके बाद से होता है टोमेटो, सबसे ज़्यादा आलू, उसके बाद से प्याज, उसके बाद से टमाटर का प्रोडक्शन इंडिया में होता है लगभग 50, 30 और 20 के रेशियो में। उसके बाद से है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो 347.18 मीट्रिक टन हमारा टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है। एमंग फ्रूट हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम बनाना लगभग 35.13 मीट्रिक टन, फॉलोड बाई द मैंगो 21.01 मीट्रिक टन बनाना का प्रोडक्शन होता है। कह सकते हैं कि जितना मैंगो का प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसका 1.5 गुना ज़्यादा बनाना का होता है। टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो 28.04 मिलियन हेक्टेयर है। लीडिंग स्टेट इन हनी प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन होता है। लीडिंग स्टेट ऑफ वूल प्रोडक्शन में तो राजस्थान लगभग 47.98% यानी 48% हमारा वूल का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। लीडिंग स्टेट इन एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश है, लगभग 20% टोटल एग प्रोडक्शन का हमारे आंध्र प्रदेश में होता है। टोटल एग प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करते हैं 138.38 बिलियन एग्स पर ईयर हमारा प्रोड्यूस होता है। पर कैपिटा या एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ एग की बात करें तो 101 एग पर कैपिटा हमारे इंडिया में अवेलेबल है। लीडिंग स्टेट इन मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं यूपी लगभग 12.20% अकेले कवर किया है मीट प्रोडक्शन का। लीडिंग एनिमल इन मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं एनिमल में आ जाएगा जैसे पोल्ट्री, सबसे ज़्यादा पोल्ट्री से हमारा मीट प्रोड्यूस होता है। टोटल का 51% पोल्ट्री से ही हमारा मीट आता है, 51.4% या 14%। टोटल मीट प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करते हैं 9.77 मीट्रिक टन हमारा मीट प्रोडक्शन होता है इंडिया में टोटल। द पेस्टिसाइड कंजप्शन इन मैक्सिमम महाराष्ट्र में होता है, पेस्टिसाइड का मैक्सिमम महाराष्ट्र में होता है। फर्टिलाइजर का मैक्सिमम अगर स्टेट की बात करें तो पंजाब में होता है, और वही हम अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पौंडीचेरी में होता है। उसके बाद विच स्टेट इज सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड तो यूपी है, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी है। द क्रॉप इन विच हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कॉटन में यूज होता है। 1921 में कॉटन कमेटी जब बना था तो उसके डिजीज और इंसेक्ट के एनालिसिस के लिए ही कॉटन कमेटी ऑफ इंडिया सबसे पहले बनाया गया था। पर हेक्टेयर हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन वर्ल्ड की बात करें तो सेंट लूसिया जो कंट्री है उसमें लगभग 20 kg पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड यूज होता है। टोटल क्वांटिटी वाइज लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील है क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया पे वहीं पे यूज़ भी होता है और कवर भी होता है, क्योंकि अमेजन जंगल की वजह से वहाँ पे जो इंसेक्ट का डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टोटल पेस्टिसाइड यूज इन इंडिया की बात करें तो 52,750 टन यूज़ होता है टोटल पेस्टिसाइड 1 ईयर में। पर हेक्टेयर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंडिया की बात करें 0.6 kg पर हेक्टेयर यूज़ होता है पेस्टिसाइड, बहुत ही कम है ये। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान है। अगला टोटल केवीके इन इंडिया की बात करें तो 731 है, पहले 732 था, ये जनवरी 2024 का डाटा है। 732 था जिसमें से एक बंद हो गया। हाईएस्ट केवीके जनवरी 2024 के हिसाब से किस स्टेट में तो यूपी में 89 केवीके हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद से सेकंड नंबर में राजस्थान की बात करें तो 47 आता है, और बिहार की बात करें बिहार में 44 केवीके हैं टोटल। प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर की बात करें तो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड की बात करें तो ये मोनोक्रोटोफास है, डाइकोफॉल है, डाइनेप है और मिथाइल है, जो 2023 में पेस्टिसाइड बैन हुए हैं उनमें ये 4 नाम आते हैं। ऑन दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड बैन तो फोरेट, कार्बोफ्यूरॉन, फास्फोमिडॉन, डाइक्रोबॉस, एलाक्लोर, उसके बाद से ट्राइजोफॉस एंड ट्राइकोलोफॉन, ये सारे जो इंसेक्टिसाइड हैं वो बंद हुए हैं 2020 में, दिसंबर 2020 में।
उसके बाद आता है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूएंट इन वाटर की बात करता है, आर्सेनिक है। रिसेंटली देखा गया है कि आर्सेनिक की वजह से जहाँ पे इतने पानी में भी या किसी भी जैसे पंजाब में देखा गया है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने पर गेहूं में लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। वैसे राजस्थान का जो बहुत सारे एरिया है उसमें पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जिससे कि महिलाएं भी गंजी होती जा रही हैं। एक 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 हफ्ते 1.5 हफ्ते में लोग गंजे हो गए हैं, इतना ज़्यादा आर्सेनिक का पॉल्यूशन हो गया है राजस्थान में। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगर स्ट्रेटोस्फीयर को देखना है तो एटमॉस्फेयर को मेनली 4 या 5 4 लेयर में डिवाइड करते हैं। पहला तो ट्रोपोस्फीयर, सेकंड पे आता है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड पे आता है मेसोस्फीयर और फोर्थ पे आता है हमारा एक्सोस्फीयर या आयनोस्फीयर कहते हैं जिसको। तो ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो वो 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। 8 किलोमीटर हमारा पोल पे होता है और 18 किलोमीटर हमारे इक्वेटर पे होता है। दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 18 से 50 किलोमीटर का होता है, जिसमें से 40 किलोमीटर 18 से 40 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 90% हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। उसके बाद से आता है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, टाइगर एक्ट 1972 में आया था। द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी को टेस्ट करना है तो बीओडी टेस्ट करते हैं। उसके बाद से मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो क्लोरीन यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम इस समय क्लोरीन का यूज़ हो रहा है, जो ये वाटर प्यूरीफायर वाली मशीन आ रहे हैं उसमें भी, और बड़े बड़े प्लांट जो लग रहे हैं उसमें क्लोरीन का ही यूज़ किया जाता है। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडन, एसिडन के लिए SO2 और NO2 जो गैस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो प्रोपेन जो होता है वो पॉल्यूशन फ्री अल्टरनेटिव है पेट्रोल का। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। और वो जो कंपनी थी वो मैन्युफैक्चर कर रही थी एक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम है कार्बेरिल। ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में लिखा गया था, उसके ऑथर जो थे वो रेकेल कर्सन थे, रेकेल कर्सन। लार्जेस्ट ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन है वो। अब ओशियन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 7 ओशियन पूरे पृथ्वी पर है, उसको साइज वाइज और नेम वाइज देख लेते हैं। तो 7 ओशियन का नाम है आर्कटिक ओशियन, पहला आता है आर्कटिक, फिर अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक, फिर साउथ अटलांटिक, फिर नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, उसके बाद इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन। ये 7 ओशियन माना जाता है, लेकिन मेनली अगर बोलें तो 5 ही ओशियन को कंसीडर किया जा रहा है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन को एक, फिर पैसिफिक ओशियन दूसरा जो सबसे बड़ा ओशियन है, फिर इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, फिर एंटार्कटिक ओशियन। अगर मैप में देखा जाए अगर इन 7 ओशियन को तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये जो पोर्शन है यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे बड़ा ओशियन में आता है। तो इसमें भी 2 भाग में जो बांटा गया था, नॉर्थ और साउथ वाला, उन दोनों के एक में कंसीडर किया जाएगा। पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा है, आर्कटिक ओशियन ये ऊपर वाला जो कि नॉर्थ पोल पे है, जो सबसे ठंडा लगभग फ्रोजन ही रहता है ओशियन है। ये आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन अफ्रीका और अमेरिका दोनों को डिवाइड करता है, अटलांटिक ओशियन उसको कहते हैं। साउदर्न ओशियन जो कि नीचे पड़ता है, साउदर्न ओशियन जो कि नीचे पड़ता है, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशियन भी कहते हैं, ये एंटार्क्टिका है। ये ऊपर आर्कटिक है। ये इंडियन ओशियन जो कि हमारा ओशियन है, जो कि इंडियन ओशियन जो कि गल्फ कंट्रीज और इंडिया जिसमें स्थित है उसको हम इंडियन ओशियन कहते हैं। तो सबसे बड़ा उसमें क्वेश्चन किया था सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड के लिए बलवंत 20 यूरोमन कमेटी बनाई गई थी 1979 में 20 यूरोमन कमेटी बनाई गई थी, जो कि अपना रिपोर्ट सौंपा था 81 में, और 81 में ही नाबार्ड एक्ट बना था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी भारत सरकार द्वारा। RBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1935 में RBI एस्टेब्लिश्ड हुआ था। RBI का रिकमेंडेशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। RBI एक्ट 1934 में बना था। प्रोटीन आर मेड अप फ्रॉम चेन ऑफ एमिनो एसिड के चेन मिलकर क्या बना था, प्रोटीन। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये क्लोरो है, एक क्लोरीन लगभग 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट द 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। 1 CFC मॉलिक्यूल्स 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है। गैस फील्ड इन फायर एक्सटिंग्विश सिलेंडर, CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विश सिलेंडर में भरा जाता है। कंट्रीब्यूटिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP 19.9% GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। प्लो विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल इज द मोल्ड बोल्ड प्लो, जो यूज होता है टर्न कर, इसी को प्राइमरी कल्टीवेशन में भी यूज़ किया जाता है, यानी प्राइमरी टिलेज में प्लो ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो टर्न करता है, सॉइल को टर्न करता है, कट करता है और ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, तो ग्लाइकोजन जो कि ओनली एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं। 1 विच क्रॉप फर्स्ट ऑल इंडियन कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, फर्स्ट AICRP ऑन मेज पे चलाया गया था 1957 में। फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर
फर्स्ट एनआरसी ग्राउंडनट पे था, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। द रीजन इनहिबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, जिसको उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इनहेबिटेटेड है, इनहिबिटेड नहीं, इनहेबिटेटेड है। नेक्स्ट है यूनिट 2 हमारा है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे इनिशियली मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म विच डिवाइडेड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एज फॉलो। पहला है एग्रीकल्चर, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना। एगर मतलब होता है सॉइल, कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रोनॉमी, जो कि ग्रीक वर्ड है, एग्रोस प्लस नॉमस से मिलकर बना होता है। एग्रोस मतलब होता है फील्ड और नॉमस मतलब होता है टू मैनेज या मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। ये लैटिन लैंग्वेज है। जितने भी कल्चर आएंगे वो, जितने भी लास्ट में कल्चर आएगा वो लैटिन होगा, और नॉमीज आएगा वो ग्रीक होगा। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में लैटिन और ग्रीक दोनों होता है। पोमस जो होता है वो लैटिन वर्ड है, और लॉगस जो है वो ग्रीन वर्ड है। पोमस मतलब फ्रूट होता है, और लॉगस मतलब डिस्कस होता है। ओलेरिकल्चर की बात करें तो ये भी लैटिन वर्ड है। ओलेरिस मतलब होता है पॉटर, और कल्चरा मतलब होता है कि कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर। एक्सटेंशन, एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। ये लैटिन वर्ड है। एक्स मतलब होता है आउट, और टेंसियो मतलब होता है टू स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग आउट ऑफ आवर इनर क्वालिटी को एक्सटेंशन कहते हैं। सॉइल, ये लैटिन वर्ड है, सोलम से मिलकर बना होता है। उसका मतलब होता है ग्राउंड या फ्लो ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मानसून अरबिक वर्ड होता है, जो कि म्यूजियम से मिलकर बना होता है। उसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन। बायोडायनेमिक्स, ये ग्रीक वर्ड है। बायोस प्लस डायनेमिक्स से मिलकर बना होता है। बायोस मतलब होता है लाइफ, और डायनेमिक्स मतलब होता है एनर्जी। ट्रक गार्डनिंग, ये फ्रेंच वर्ड है। ट्रक गार्डनिंग जो है फ्रेंच वर्ड है, तो टार्कस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बार्टर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नीमेटोड ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है जो कि नीमा और टोइडस से मिलकर बनाता है। टोइड से मिलकर बना होता है या बना है। नीमा का मतलब होता है थ्रेड, टोइड का मतलब होता है फॉर्म। पेडोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है। पेडोन से मिलकर बनाता है। पेडोन का मतलब होता है सॉइल या अर्थ। इडेफोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। इडेफोस से मिलकर बना होता है। ये इसका मतलब होता है, इडेफोस का मतलब होता है इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। एंड लॉगस का मतलब होता है ट्विस्टेड। मार्केट, ये लैटिन वर्ड है। मार्केटस से बना है। उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड या टैरिफ या मर्चेंडाइज। इवोल्यूशन, लैटिन वर्ड है। इवोलिटियो से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है अनरोलिंग या रोलिंग आउट, अनरोलिंग या रोलिंग आउट। इंजाइम ग्रीक वर्ड है। एन प्लस जाइम से मिलकर बना होता है। एन मतलब होता है इन, और जाइम का मतलब होता है फर्मेंट या लिविंग। क्रेडिट, लैटिन वर्ड है। क्रेडो से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। लेग्यूम्स की बात करें, ये भी लैटिन वर्ड है। लेग्यूमिन से बना है। इसका मतलब होता है बीन। पल्सेज, ये भी लैटिन वर्ड है। पल्सिस से मिलकर बनाता है पुल्सुस। इसका मतलब होता है प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन। अगला है सीरियल्स, ये रोमन वर्ड है। सीरीज से बना है, सीरीज से, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन या एग्रीकल्चर। गॉडेस ऑफ ग्रेन या गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं उसको। शुगर कैन संस्कृत वर्ड है। सेकेरा या सेकरा से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है शुगर। कॉटन संस्कृत वर्ड है। करपासा से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कॉटन ट्री। ग्राउंडनट की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है। एरेकी से लिया गया है। एरेकी का मतलब होता है ग्राउंडनट। रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों टर्म जो है वो अरबिक वर्ड है। मानसून, रबी, खरीफ और जायद, ये चारों टर्म हमारे अरबिक वर्ड है। सोसाइटी की बात करें तो लैटिन वर्ड है सोसाइटस, विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन सोकस। मीनिंग होता है इसका कॉमरेड या फ्रेंडली। वल्गराइजेशन की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड है। वल्गराइज से बना है। वल्गराइज का मतलब होता है पॉपुलराइज। सेल, लैटिन वर्ड है। सेला से बना है। इसका मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप्स एक्टिंग एज अ यूनिट। एक स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इन विवो या इन विट्रो, ये लैटिन वर्ड है। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग, और इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास। प्लास्टिड, जो कि ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिड जो कि ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिकास से बना है। इसका मतलब होता है फॉर्म्ड या मोल्डेड, फॉर्म्ड या मोल्डेड। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। ओइकस एंड लॉगस से मिलकर बना होता है। ओइकस का मतलब होता है कि हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। एंटोनोम प्लस लॉगस से मिलकर बना है। एंटोनोम का मतलब होता है इंसेक्ट मीन्स कट इनटू सेक्शन, या लॉगस का मतलब होता है डिस्कर्स। आर्थ्रोपोडा जो ग्रीक वर्ड है। आर्थो से लिया गया है। इसका मतलब होता है सिगमेंटेड। अपोडोस का मतलब है कि लेग। फाइटोपैथोलॉजी की बात करें, फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोन का ये भी ग्रीक वर्ड है। फाइटोन प्लस पैथोलॉजी से मिलकर बना होता है। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है कि अलाइनमेंट, एंड लोगस का मतलब होता है नॉलेज। फंजीसाइड लैटिन वर्ड है। फंजीसाइड क्या है, लैटिन वर्ड है। फंगस प्लस सैडो से मिलकर बना होता है। फंगस का मतलब होता है फंजाई, और सीडो का मतलब होता है टू किल। मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड है। मेट्रोस और लॉगस से मिलकर बना होता है। मेट्रोस का मतलब होता है कि एबव द अर्थ सरफेस, एंड लॉजी का मतलब होता है कि इंडिकेटिंग साइंस। क्लाइमेट, अगला है क्लाइमेट, जो कि ग्रीक वर्ड है। केलिमा से मिलकर बना हुआ है। केलिमा से लिया गया है। इसका मतलब होता है वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन, वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन। सोशियोलॉजी, ये लैटिन वर्ड है, जो कि सोशियस और लॉगस से मिलकर बना होता है। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, और लॉगस का मतलब होता है स्पीच। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है। ओकाइनोमिया से लिया गया है। इसका मतलब विद ओइकस और नोमस। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमस का मतलब होता है
मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को ओइकोनोमिया कहा गया है। साइकोलॉजी की बात करते हैं, ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लॉगस। साइका का मतलब होता है सोल और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लैटिन वर्ड है कॉमनिस से लिया गया है, इसका मतलब होता है कॉमन। इंटरप्राइजेस, अगला है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर जो कि फ्रेंच वर्ड है इंटर इंटरप्रेडेयर से लिया गया है। मैन्योर फ्रेंच वर्ड है मैन्योवेरस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वर्क विद सॉइल। कंपोस्ट लैटिन वर्ड है कॉम्पोनेयर से लिया गया है, इसका मतलब होता है पुट टुगेदर। अब है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हॉर्टिकल्चरल मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। पहला है इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात किया जा रहा है इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। तो पहला है 70 मिलियन एगो की बात हो रही है। अर्लीस्ट प्राइमेट्स की बात करें तो प्रोजीमेंस डेवलप इन ट्रीज। उसके बाद 40 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स हुआ था। 1.5 मिलियन एगो की बात करें तो फर्स्ट ट्रू मैन जिसको होमो इरेक्टस कहते हैं इमर्ज इन द इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। 1 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स। ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में 0.8 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन में पॉपुलेटेड हो गया। 0.5 मिलियन एगो की बात करें तो होमो इरेक्टस पिकेंसिस लर्न टू यूज टू कंट्रोल ऑफ फायर। 0.5 मिलियन एगो। 0.4 मिलियन एगो की बात करें तो मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ द ट्री ब्रांचेस में बनना शुरू हो गया। 32,000 साल पहले की बात करें तो क्रोमैग्नॉन जिसको होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन और होमो सेपियंस सेपियंस इमर्ज इन द यूरोप। होमो सेपियंस सेपियंस नहीं, होमो सेपियंस सिर्फ होगा। 10,000 बीसी पहले फर्स्ट पेट एनिमल ऑफ द ह्यूमन वाज डॉग एंड हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल। होमो सेपियंस सेपियंस 32,000 पहले क्रोमैग्नॉन मैन और होमो सेपियंस सेपियंस दोनों यूरोप में इमर्ज हुए थे। ठीक है। 10,000 बीसी में देखा जाए तो हमारा फर्स्ट पालतू जानवर जो कि डॉग है उसका डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया और हंटिंग शुरू कर दिया गया था ईरान और इजराइल में। 8700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप हुआ था। 8700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। 7700 में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। 7500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले। 6000 बीसी की बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स 6000 बीसी में। 4400 बीसी की बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेज, कल्टीवेशन ऑफ मेज 4400 बीसी में। 3500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, ये कल्टीवेशन ऑफ जो राइस है 4000 बीसी में, कहीं कहीं 3000 बीसी भी दिया गया है, बहुत सारे बुक में उसमें 3000 बीसी दिया है, यहाँ पे 4000 बीसी। 3500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3400 बीसी में व्हील वाज इनेक्टेड, व्हील पहिए का आविष्कार हो गया था, इन्वेंटेड। 3000 बीसी की बात करें तो ब्रॉन्ज वाज यूज टू मेक द टूल्स, टूल्स बनाने में ब्रॉन्ज का यूज होने लगा था। उसके बाद से 2900 बीसी की बात करें तो प्लॉ वाज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। प्लॉ का इन्वेंशन हो गया था 2900 बीसी में। और स्टील प्लॉ की बात करें और वुडन प्लॉ, सॉरी वुडन प्लॉ की, और इरिगेटेड फार्मिंग यूज़ करना शुरू कर दिए थे इंसान। 2700 बीसी की बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ इन चाइना। 2300 बीसी की बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर्स, सरसों और कॉटन, इसका कल्टीवेशन शुरू हो गया था। चने का, चिकपी, पियर्स, नाशपाती का, सरसों का और कॉटन का। 2200 बीसी की बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बुफैलो और एलिफेंट। 2200 बीसी में फाउल, बुफैलो और एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया गया था। 1800 बीसी के आसपास कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट यानी रागी। 1725 बीसी की बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोरगम स्टार्ट हो गया था, कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। 1500 बीसी की बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड इरिगेशन थ्रू वेल वाज स्टार्टेड, कुएं द्वारा इरिगेशन शुरू कर दिया गया था 1500 बीसी में। 1400 बीसी की बात करते हैं यूज ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट, आयरन का यूज कर दिया गया था मिडिल ईस्ट में। ठीक है। 1000 से 600 बीसी की बात करें, 1000 से 600 बीसी की, तो एज ऑफ आयरन प्लो शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड, क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब और उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है। 543 से 491 बीसी की बात करें बिफोर क्राइस्ट, रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशंस इन कुल्लवेरेगा एंड कुल्लूवरेगा कोई प्लेस होगा एंड महावेगा, नहीं ये कुछ कुल्लावागा एंड महाभागा इन बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि पाली में लिखा गया था, उसमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये फार्मिंग ऑपरेशन के बारे में 1543 से 491 बीसी में। अगला है 760 से 800 एडी आफ्टर डेथ की बात हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। तो पर्सियन व्हील यूज्ड अफगानिस्तान, पर्सियन व्हील यूज अफगानिस्तान। ठीक है। 900 से 1000 एडी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी कट्स एंड टैंक्स, कृषि पराशर एंड वृक्ष, क्या लिखा हुआ, वृक्षा आयुर्वेदा, मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर बॉटनी रिटेन, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यप बाय द नेम ऑफ कृषि सुक्ति। अगला 15th सेंचुरी की बात करें, एडी में ये कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमोग्रेनेट, स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट है
16th सेंचुरी की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स जैसे इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज, दे आर पोटैटोज हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एरो रूट हो गया, कासावा हो गया, टोमेटो हो गया, चिलीज हो गया, पंपकिन हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, गुआवा हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, टोबैको हो गया, अमेरिकन कॉटन और रबर, ये सब पुर्तगीज द्वारा हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। 1550 एडी की बात करें तो पुर्तगीज इंट्रोड्यूसन ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर, पुर्तगीज ने ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर इंट्रोड्यूस किया था। 1795 एडी की बात करें तो फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड, ल्यूटिनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स। फ्लोरा इंडिया पब्लिश किया गया था, ल्यूटिनेंट विलियम फ्रेजर जो कि स्टार्ट किए थे स्टडी फार्म के रूप में पूसा बिहार में एज अ ब्रीडिंग हॉर्स के ब्रीडिंग के लिए। 1820 ईडी की बात करें तो जीएल ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल, वेस्टर्न जमुना या यमुना कैनाल जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न जमुना कैनाल का कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, तो जीएल ब्लेन ने कराया था, जीएल ब्लेन। अगला है 1824 एडी की बात करें तो जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाज पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1845 एडी की बात करें तो ऑकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 1865 एडी की बात करें तो फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा 15 लाख पीपल डाई हुए थे उसमें। 1868 से 69 एडी की बात करें तो ऑकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन। हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात है तो 1871 में ट्रैक बना था जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। 1874 की बात करें तो ऑकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन इन बिहार आया था 1874 में, सीवियर फेमाइन इन बिहार। 1875 की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी वाज एस्टैब्लिश्ड विद इट्स हेडक्वार्टर एट कलकत्ता एंड हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू द शिमला 1905, पुणे 1928 और दिल्ली 1944। उसके बाद से 1876 की बात करें तो फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1877 में फेमाइन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस जिसमें भी 10 लाख पीपल मारे गए थे। 1880 में फेमाइन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। 1882 में बात करें तो वेटनरी कॉलेज एस्टैब्लिश किया था लाहौर में, नाउ इस समय पाकिस्तान है। 1891 की बात करें तो डॉक्टर जे.ए. वोल्कर रिपोर्ट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जे.ए. वोल्कर रिपोर्ट 1891 में आया था इंप्रूव करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, इंप्रूव करने के लिए। 1899 से 1900 सीवियर फेमाइन अकर्ड ड्यू टू विक्रम संवत 1956, दिस इज आल्सो नोन एज छप्पनिया अकाल, इसलिए छप्पनिया अकाल के नाम से उसको, इसीलिए इसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है क्योंकि विक्रम संवत 1956 चल रहा था उस समय 1899 1900 में। 1906 की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई जो कि देहरादून में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1901 से 1905 तक 5 एग्रीकल्चर कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पुणे वो ऐसे हैं, पुणे, कानपुर, लियालपुर, कोयम्बटूर और साबौर, ठीक है, जो कि लियालपुर वाला है इस समय पाकिस्तान में है, बाकी सब इंडिया में ही है। 1901 की बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट इरिगेशन कमीशन 1901 में बना था। 1901 में ही फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट जिसको नाउनेल डी नेकवेली कहा जाता है अपॉइंट किए गए थे भारत सरकार द्वारा। उस वजह से 1903 में मॉडल विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाज लॉन्च किया गया था डॉक्टर डेनियल हैमिल्टन द्वारा। 1903 में एच.एम. लेफ्रॉय को सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया था। 1905 की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI पूसा बिहार में, बट आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक जब 19 एंड फ्लड 1934 में आया तो उसके जो बिल्डिंग था वो क्रैक हो गया, जिसकी वजह से 1936 में उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। 1919 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मेड एग्रीकल्चर एज द स्टेट सब्जेक्ट। 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया जिसमें एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट में डाल दिया गया। 1920 की बात करें तो गुड़गांव प्रोजेक्ट एफ.एल. ब्रायने द्वारा चलाया गया था। 1921 में श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, 1921 में ही मार्थंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैच द्वारा, 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी द्वारा, आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर बाई किसका नाम दिया कॉलेज सिटोल में ये चलाया गया था। 1921 में ही कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी बनाया गया था। 1926 में ही अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रैक हेडेड बाय द लॉर्ड लिनियन लिथगो। 1928 में रैक ने रिपोर्ट अपना सौंपा था। 1929 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1931 में इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी बनाया गया था। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी, 1940 में मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय द इंपीरियल यानी ICR द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1942 की बात करते डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड वाज क्रिएटेड, डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएट उस वजह से 1931 में 1936 में हो गया। 1940 में इंडियन फार्मिंग नाम का मैगजीन ICR द्वारा पब्लिश स्टार्ट किया गया था पब्लिकेशन। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड को क्रिएट किया गया था। 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया गया था, फेल्ड एंड अगेंस्ट फेल हो गया था उस समय 1942 में, तो फिर से 1947 में उसको स्टार्ट किया गया था। ये ग्रो मोर फूड कैंपेन इसलिए चलाया गया था क्योंकि वहाँ उस समय कई रीजन थे, जैसे पहला कि ये था कि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया था, दूसरा ये था कि जापान द्वारा जो हमारा म्यांमार पे कब्जा कर लिया गया था, वर्मा म्यांमार पे, जहाँ से 15% राइस का इंपोर्ट होता था। उसी समय अकाल भी आया था और लगभग ग्रेट बंगाल फेमाइन उसी समय आया था, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी द्वारा 1943 में ही आया था, और चक्रवात भी आया था। इसकी वजह से जो फूड का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, और चावल हमारा इंडिया का स्टेपल फूड है, स्टेपल और स्टेबल दोनों फूड है, जिसकी वजह से फूड की कमी हो गई थी और
वर्ल्ड वार सेकंड में जो सैनिक लड़ने गए थे उनके लिए मैक्सिमम स्टॉक भेज दिया गया था, इसीलिए ग्रो मोर फूड कैंपेन की जरूरत पड़ी और उस समय चलाया गया था, जो कि उस समय फेल हो गया था। 1947 में फिर उसको स्टार्ट किया गया था, जो कि एक मॉडल की तरह काम किया हमारे CDP के लिए। 1944 में बात करते हैं, इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी बनाया गया। 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी, 45 में कोकोनट, टोबैको और इंडियन विलेज सर्विस एस्टेब्लिश्ड बाय द AT मैसूर, न्यूयॉर्क एंड BN गुप्ता, ये दो द्वारा इंडियन विलेज सर्विस 1945 में स्टार्ट किया गया। 1944 में सेंट्रल शुगर कमेटी, 45 में कोकोनट और टोबैको कमेटी और 45 में ही इंडियन विलेज सर्विस स्टार्ट किया गया था AT मैसूर एंड मैसेरन और BN गुप्ता द्वारा। 1946 की बात करते हो, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद एक्ट लाया गया था 1946 में ही। नेक्स्ट है 1946 की बात करते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक उड़ीसा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में है। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हो हैदराबाद में है। 1946-47 की बात करते हैं, फिर का डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय टी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़ द्वारा चालू किया गया था। 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बनाया गया था। जनवरी 1948 की बात करते हैं, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी रहा है। 1948 के जनवरी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1948 में ही इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर द्वारा स्टार्ट किया गया। 1949 में एरेका नट कमेटी स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 में स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES स्टार्ट किया गया, जो कि बाद में फिर से CDP में मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद से 1956 की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट्स चलाया गया था, जिसको प्रेकॉम कहते हैं, प्रीकॉम। 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। 1958 में स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट ICR को मिला था, UGC एक्ट 1956 के द्वारा। उसके बाद 1958 की बात करें तो स्पाइस एंड कैश्यू नट कमेटी बना था, स्पाइस एंड कैश्यू नट कमेटी। अक्टूबर 1958 की बात करें तो नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था अक्टूबर 1958 में। 2 अक्टूबर 1959 की बात करते पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता इनोग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर ऑन उत्तर प्रदेश ऑन पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम फ्रॉम USA ऑफ USA कह सकते हैं, स्टार्ट किया था। 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आएगा तो 1960-61 जिसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC बना था। 1964 में इंटेंसिव कैडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP चलाया गया था। 1965 की बात करते हैं, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP चलाया गया था। 1965 की बात करें तो नीलो खेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल बाई श्री SKD द्वारा चलाया गया था। 1965 में फर्स्ट DG या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR डॉक्टर BB पाल बने थे, फर्स्ट DG ऑफ ICR के या वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं। 1965 में AICRP वाज स्टार्टेड ऑन द अदर क्रॉप्स एज वेल एज द अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। 1966 की बात करते हैं, इनिशिएटेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया था। उसके बाद 1966 में एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन 1966 में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1967 में रिगार्डेड एज द ग्रीन रिवोल्यूशन ईयर। 1967-68 की बात करें तो फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर FTCEC स्टार्ट किया गया था। 1969 की बात करते हैं, सेकंड इरिगेशन कमीशन बना था। 1970 नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था। 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1971 में मिनीकिट प्रोग्राम चलाया गया था। 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन टॉयलैंड एग्रीकल्चर 1971 में चला गया। 1971 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी AFDA बनाया गया था। AFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1971 में बनाया गया था। 1971 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट MFAL बनाया गया था। 1973 में क्रिएशन ऑन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया था। उसके बाद 1973 की बात करें, स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS स्टार्ट किया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन। 1 नवंबर 1973 की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की बात करें तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जी गडकर रिपोर्ट से बनाया गया था। 1973 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। 1973 में भी मिनीकिट ट्रायल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। मिनीकिट प्रोग्राम तो 71 में ही चालू कर दिया गया, लेकिन मिनीकिट ट्रायल प्रोग्राम हमारा 73 में चालू किया गया। 1973 की बात करते हैं, ब्रॉडपून एरिया प्रोग्राम DPAP स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1974 की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम TNV सिस्टम फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर डेनियल बैनर एंड बेस्टर ऑफ इजराइल, फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनाल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश। 1974 की बात करते हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार्ट किया गया था। 1974 में ही मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया गया था। 1974 में एक कृषि विज्ञान केंद्र जो कि मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से फर्स्ट केवी के पौंडीचेरी में अंडर तनु कोयम्बटूर इस्टेब्लिश किया गया। 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की सूत्री प्रोग्राम इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था।
उसके बाद 1976 की बात करते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NERP स्टार्ट किया गया। 1976 में ये स्टार्टेड अंत्योदय योजना। 1976 में नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म हैदराबाद में जो स्टेब्लिश है उसको स्टेब्लिश किया गया था। 1976 की बात करें तो अशोक मेहता कमेटी प्रपोजल टू टायर पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था 1976 में। 1977-78 की बात करें तो डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP स्टार्ट किया गया। उसके बाद से अप्रैल 1978 की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च किया गया था इन फाइनेंशियल ईयर 1978 एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया बाय द 1980। इट इज नोन एज द पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। 1979 की बात करें तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम 1979 में ट्राइसेम स्टार्ट किया गया था। जनवरी 1979 की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP स्टार्ट किया गया था। उसके बाद से 1 जून 1979 की बात करते हैं स्टार्टेड लाइफ टू लैंड प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ ICR स्टार्ट किया गया था। 1980 की बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP स्टार्ट किया गया। अगला है 1982 की बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज ड्वाक्रा स्टार्ट किया गया था 1982 में। 1982 में ही काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी सी पार्ट स्टार्ट किया गया था, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जुलाई 1982 के नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद 1983 में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1983 में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया गया। उसके बाद 1985 की बात करें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CIS नाउ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जिसको कहा जाता है। उसके बाद से 1985 में इंदिरा आवास योजना लॉन्च किया गया था। 1986 की बात करें टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1886 की बात करें नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज सेकंड चलाया गया था। 1989 की बात करें तो इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। 1994 की बात करें तो महिला समृद्धि योजना 1994 महिला समृद्धि योजना। 1995 ICR इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 1996 की बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जिन बैंक एट न्यू दिल्ली। 1996 में नेशनल जिन बैंक ऑफ न्यू दिल्ली स्टार्ट किया गया था। 1998 की बात करते हैं ICR नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के फंड द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1998 की बात करें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट किया गया था। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। 1999 की बात करें तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY स्टार्ट किया गया था। 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना IRDP इसमें मर्ज किया गया था। IRDP ट्राइसम ड्वाक्रा सित्रा और GKV एंड MWS मिलियन वेल्थ प्रोग्राम ये सारे मर्ज किए गए थे इनटू द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। इट इज रीनेम्ड एज अ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। रबी 1999 की बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की बात स्टार्ट किया गया था। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना। दिसंबर 2000 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट किया गया था। अप्रैल 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स ऑयल पाम एंड मेज इसोपोम जिसको कहते हैं स्टार्ट किया गया था। बिंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/4/2004 को इंप्लीमेंट किया गया था। लेटर 2014-15 में इसोपोम मर्ज इनटू न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। 2004 की बात करें तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया। 2004 की बात करें तो इनोग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। ये जनरल एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट है। इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2004 में मेराइन फिशरीज पॉलिसी लाया गया था। मेराइन फिशरीज पॉलिसी कब लाया गया था? 2004 में ही नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 18, 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर लाया गया था 2004 में ही। चेयरमैनशिप किसकी थी? तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की थी या डॉक्टर MS स्वामीनाथन कह सकते हैं। मई 2005 स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2005-2006 में भारत निर्मम इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एन ऑगमेंट बेसिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन इरिगेशन रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए था। 2006-07 की बात करते हैं नेशनल बम्बो मिशन को स्टार्ट किया गया था। 2006 की बात करते हैं ICR लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट विद फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए NAIP के लिए। 2006 की बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाया गया था, मनरेगा वही स्कीम लगी। 2006 की बात करें नेशनल रैनफेड एरिया अथॉरिटी 3/11/2006 में लाया गया था। अगस्त 2007 की बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM लाया गया था। अगस्त 7 की बात करें 2007 की तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी उसी समय लाया गया था। अप्रैल 2014 में NHM मर्ज्ड इनटू द न्यू प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH में मर्ज किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR की बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR की बात करें तो 1926 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर headed by the Lord Linlithgow and recommended setting up imperial agriculture research on to promote the guide and coordinate agriculture research throughout the India। 1928 में सबमिट हुआ था रिपोर्ट। 16 जुलाई 1929 को रजिस्टर्ड ये सेटअप किया गया था और रजिस्टर्ड किया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन
के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो बना था उसके तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था अंडर रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। मार्च 1946 की बात करें तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जगेंद्र सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल इनटू इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1965 की बात करें तो फर्स्ट DG ऑफ ICR डॉक्टर पी पाल बने, ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट रिसर्च। 1966 की बात करें तो ICR वाज मेड अ फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम। जून 1972 की बात करें तो गजेंद्र गडकर कमेटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रिव्यू द रिकमेंड एंड पर्सनल पॉलिसी ऑफ ICR के लिए एंड इट वाज इंस्टीट्यूटेड सबमिटेड ईयर रिपोर्ट 1973। 1973 की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर वाज क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। 1973 की बात करें तो इस समय द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS वाज स्टार्टेड। 1973 में ही द एग्रीकल्चर साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1973 एज ए रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गडकर कमेटी। प्रेसिडेंट ऑफ ICR यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है। DG ऑफ ICR इज आल्सो नोन एज सेक्रेटरी ऑफ डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के विच एस्टेब्लिश इन 1973 जो कि 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR की बात करें तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। अगला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की बात करें तो 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट द पूसा बिहार अंडर द वाइसरॉय सिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन। अर्लीस्ट इट वाज इन वेस्ट बंगाल। हेल्प ऑफ सम ऑफ द ₹9 लाख वाज डोनेटेड बाय द अमेरिकन सिटीजन हेनरी फिलिप्स। हैंस द मेन बिल्डिंग नोन एज द फिलिप्स लेबोरेटरी या उसको एक और नाम दिया जाता है नौलखा। 1911 की बात करें तो रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फिलिप्स लेबोरेटरी से इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कर दिया गया। 1923 में इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा एंड एसोसिएटशिप। 1934 में मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड डैमेज द बिल्डिंग एट पूसा बिहार ट्रांसफर इन द डैमेज हो गया था। 1936 में ट्रांसफर कर दिया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया पूसा रोड न्यू दिल्ली में। 1936 की बात करें तो B विश्वनाथ इसके फर्स्ट इंडिया डायरेक्टर बने थे। 1947 की बात करें तो नेम हैज़ बीन चेंज द इंपीरियल को करके उसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला अंडर द UGC एक्ट 1956। PG स्कूल वाज एस्टेब्लिश भी किया गया था 1958 में, PG स्कूल भी एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अगला है यूनिट 4, इसमें ICR इंस्टीट्यूट की बात करें तो पहले तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि 5 है। पहला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा न्यू दिल्ली में, IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जयनगर UP में, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, IAA इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद UP में जो कि फिलहाल में नहीं है, 4 ही माना जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद को काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो CRI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो पूसा न्यू दिल्ली में। कजरी की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में 1959 में बना था। CIA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करें तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर की बात करें तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, इसका नाम चेंज करके नाउ रीनेम्ड नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, NRRI कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली में, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी UP में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ UP में है, 1958 में इसको बनाया गया था। उसके बाद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर UP में ही है ये भी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये मध्य प्रदेश भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये लखनऊ UP में, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कलकत्ता में है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, विवेकानंदा पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा UK उत्तराखंड में है। एनिमल साइंस एंड फिशरीज की बात करें तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जयनगर बरेली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, इंग्लैंड की बात करें तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन में है, उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट मखदूम उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर टोंक जो कि राजस्थान में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। उसमें से नेशनल ब्यूरो की बात करें तो 6 नेशनल ब्यूरो हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली 1976 में बना था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल हरियाणा में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मऊ UP में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलोर फॉर्मली इट इज वाज नेम्ड द प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज जो कि बेंगलोर में है, इसको फॉर्मली हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस 1960 में बनी था, फिलीपींस 1960 में बना था। सीमेंट की बात करें तो मैक्सिको में है जो कि जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, ये 1966 में बना था। उसके बाद से ICARD काडा की बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड जो कि एलिपो सीरिया में है,
इक्रिसट की बात करें, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है, 1972 में बना था। उसके बाद से इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज जो कि नैरोबी केन्या में है, 1973 में बना था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी क्रिस्टा इटली एंड न्यू दिल्ली इंडिया में है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च रोम इटली में है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च रोम इटली में है, 1974 में बना था। IBPGI की बात करें। उसके बाद से इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि दियांग श्रीलंका में है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में, सॉरी एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की बात करें तो नाइजीरिया 1968 में बना था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की बात करें तो कोलंबिया में है, 1967 में बना था। अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर विट साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है, इसको डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा कहते हैं। उसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च ये भुवनेश्वर में है, नाउ इसको डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, ये पटना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की बात करें तो पटना में है, नाउ इस इंस्टीट्यूट का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में है, नाउ इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की कटक उड़ीसा में है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च जिसको जो पूसा न्यू दिल्ली में है, बट इसको अभी कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि लुधियाना में शिफ्ट कर दिया गया है, लुधियाना में शिफ्ट कर दिया गया मेज रिसर्च। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च मेज 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 मेज। उसके बाद से प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो कि कर्नल हरियाणा में, इसको अभी कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च। उसके बाद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि गाजियाबाद यूपी में है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो कि न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च ये पुणे महाराष्ट्र में है। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर जो कि न्यू दिल्ली में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया था, NBB। उसके बाद से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि चेन्नई में है, 2003 में बना था। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम जो कि ICR न्यू दिल्ली में 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जिसको सेवर भरतपुर राजस्थान में बनाया गया 2009 में। फार्मर इट वाज NRC फॉर द रेपसीड एंड मस्टर्ड बना दिया गया था इसको। अपेडा की बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। नेफेड की बात करें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो अक्टूबर 1958 बना था। उसके बाद से नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 बना था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गैट की बात करते हैं नेशनल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में बना था, नाउ इसको रिप्लेस कर दिया गया WTO 1995 के द्वारा, जनवरी 1995 के द्वारा। CSCP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो जयपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो कि जयपुर में है, जयपुर राजस्थान 1988 में बना था। उसके बाद से सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा में है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, उसको डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ये फरीदाबाद हरियाणा में है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है फरीदाबाद हरियाणा में है। ICR अवार्ड की बात करें तो हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड जो पब्लिश रिसर्च इन क्रॉप साइंस में जो पब्लिश होता है उसको दिया जाता है। उसके बाद से है पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड को बेस्ट वर्क इन PhD इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस को दिया जाता है। जगजीवन राम कृषि अवार्ड ये 2 इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस को दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड की बात करें तो फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया उसके लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन रिलेटेड एग्रीकल्चर तो कुरुक्षेत्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है न्यू दिल्ली द्वारा पब्लिश वहाँ से पब्लिश होता है, पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। करंट साइंसेज एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है उसके द्वारा होता है। साइंस रिपोर्टर ये CSIR न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की बात करें हम तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर हमारे MS स्वामीनाथन, सबसे बड़े हीरो। 7 अगस्त 1925 टू 28 सितंबर 2023 तक इनकी लाइफ साइकिल जीवन रहा। वीट ब्रीडर के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। एग्जाम्पल एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी ये रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज विनर 1987 में इनको मिला था। उसके बाद से ही वॉज ऑनर्ड मिलेनियम प्राइज बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। 88 नेशनल साइंस कांग्रेस हेड 3 to 7 जनवरी 2001 में इनको मिला था एट IRI न्यू दिल्ली में। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया भी रहे हैं फार्मर्स। द बुक इंटाइटल्ड, इनके बुक का नाम है वीट रिवोल्यूशन, रिटन बाय हिम। MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज एट द 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2018। उसके बाद से आते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, 1914 में पैदा हुए थे, 2009 तक जीवित रहे। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड माना जाता है इनको। ही वाज द अमेरिकन वीट साइंटिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1970। नोबेल पीस प्राइज एग्रीकल्चर सेक्टर में वैसे मिलता नहीं, पीस के सेक्टर में इनको मिला था। कई जगह एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया लेकिन हालांकि वो सही नहीं है, पीस के सेक्टर में ही है। वर्गीस कुरियन की बात करें
26 नवंबर 1921 को पैदा हुए थे, 9 सितंबर 2012 तक ये जीवित रहे। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था। एक्स चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात के रहे हैं। ब्रेन बिहाइंड द सी ए की ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक चला था। मैगेसिया अवार्ड इनको मिला था। मैगेसियास अवार्ड 1963 में इनको दिया गया था। इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज इन्होंने भी इनको भी मिला था 1989 में। ठीक है, एस के वैसल की बात करें, एस के वैसल ये मेज ब्रीडर थे, वर्किंग इन सीमेंट में वर्क करते थे। इनको वो भी वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 में मिला था। ये इन्होंने क्वालिटी प्रोटीन मेज पे काम किया था। मेज रिच इन एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन एलोंग विद डॉक्टर ई विलेक्स इनके साथ मिला था। ये क्वालिटी प्रोटीन मेज पे काम किए थे इन्होंने, इसीलिए डॉक्टर एस के वैसल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था 2000 में। डॉक्टर के एल चड्ढा की बात करें तो पोमोलॉजिस्ट थे ये, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया इनको कहा जाता है। डॉक्टर आर एस पैरोदा को फॉरेस्ट ब्रीडर कहते हैं। ये डीजी ऑफ आईसीआर भी रह चुके हैं, एक्स डीजी ऑफ आईसीआर। ठीक है, अमृता पटेल की बात करें तो कंपेरिजन ऑफ एनडीडीबी चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी आनंद गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी है, चेयरपर्सन रही हैं सिर्फ। संजय राजाराम की बात करें तो इंटरनेशनल वीट ब्रीडर हैं ये अवार्डेड चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल द्वारा इनको अवार्ड दिया गया था। ये चाइना फ्रेंडशिप मेडल द्वारा सम्मानित किया गया था 2001 में। डॉक्टर जी एस खुश ये जो कि राइस ब्रीडर थे हेड अवार्डेड वुल्फ प्राइज फॉर द एग्रीकल्चर 2000 में दिया गया था। इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक स्पेशली इन राइस, ये राइस ब्रीडर थे जी एस खुश। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट 6 आता है अचीवमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करें तो द क्रॉप विच वन ऑफ द मेनी ऑफ इट्स ट्रेड्स एंड अल्टर्ड या इनहेंस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नोन एज द जीएम क्रॉप्स। एग्जांपल बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड एंड गोल्डन राइस। बीटी कॉटन की बात करें, पहला बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis इज द सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस proteins lethal to insect larvae affecting the digestive system of bollworm, the gene responsible for the affecting the cry1ac। ठीक है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम होता है जो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि लिथल प्रोटीन होता है, जो कि लार्वी के डाइजेस्टिव सिस्टम को, बालवर्म के लार्वी के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके लिए cry1ac जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जीएम cotton is permitted by the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under Ministry of Environment and Forestry in India। BT cotton was first permitted on March 2002 में BT cotton को परमिट किया गया था इंडिया में। BT cotton variety developed by the Maheco company जो कि MECH12, MECH 162, MECH 184 फॉर साउदर्न स्टेट एंड RCH 134, RCH 138 सुटेबल फॉर द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU जो है लुधियाना हैज डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी वेराइटीज ऑफ कॉटन। द स्पेशल एडवांटेजेस ओवर एग्जिस्टिंग MNCs प्राइवेट सेक्टर सीड है। दिस इज द सीड ऑफ विच कुड बी reused by the farmers resulting in saving the repeated cost they have bear the every season. This type ICR identified 3 BT cotton varieties out of 3 varieties, 2 namely PAU BT1 and F के बाद क्या है F1861 डेवलप्ड फ्रॉम द PAU एंड RS 2013 डेवलप्ड फ्रॉम द SKREU बीकानेर राजस्थान। all the 3 varieties carry cry1ac gene imparting resistant against bollworm complex। ठीक है, involved first generation of BT cotton came in 1996 and known as the Bolgard 1। उसके बाद से माइको कोलाबरेटेड विद मोनसांटो टू डेवलप बीटी वेराइटीज बॉलगार्ड 1 एंड यूजिंग द जीन ऑफ cry1ac। रिसेंटली बीटी कॉटन वेराइटी डेवलप्ड अ बॉलगार्ड सेकेंड हैविंग बोथ जीन cry1ac एंड cry2ab जीन 2006 विच इज नोन एज द सेकेंड जनरेशन बीटी कॉटन। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें तो बीटी टोबैको था, 1987 में इसको बनाया गया था। सेकंड ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें तो टोमेटो था, जो कि फ्लेवर सेवर्स वेराइटी 1994 में बनाया गया था। कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट USA। रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप इन वर्ल्ड 2023 के हिसाब से 5th नंबर पे इंडिया आता है। पहले पे आता है USA, देन ब्राजील, देन अर्जेंटीना, देन कनाडा, उसके बाद से हमारा इंडिया आता है। द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन वर्ल्ड एरिया वाइज की बात करते हैं तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा 48.27% पूरे ट्रांसजेनिक क्रॉप में केवल सोयाबीन इतना कवर किया हुआ है। फिर मेज है 32.1%, उसके बाद से कॉटन है 13.5%, उसके बाद से कैनोला है 53% तक। मोस्टली जेनेटिक मॉडिफाइड traits are used as a herbicide resistant traits followed by the quality improvement and insecticide resistant traits. Total area under transgenic in world in 1996 was 1.7 million hectare and in 2019 it became 270 million hectare। उसके बाद से
जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें, दीज आर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट मस्टर्ड डेवलप्ड बाई प्रो एग्रो सीड कंपनी लिमिटेड एंड एंसिलरी कंपनी ऑफ बायर क्रॉप साइंस, जो कि जर्मनी का है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात करें तो DMH11 इट इज़ द GM हाइब्रिड मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड है, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड है, ठीक है। जो कि हमारा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा के एक प्रोफेसर थे दीपक पेंटल द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगला है, अगले पेज में गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड GM राइस है, जिसको हैविंग बीटा कैरोटीन, जो कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है, रिच राइस है, विटामिन ए रिच राइस है, या कह सकते हैं बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, इसीलिए गोल्डन कलर का है। इट वाज इंजीनियर्ड फ्रॉम नॉर्मल राइस बाय द इंगो पोर्ट्रिकस एंड पीटर बायर, ठीक है, पीटर बेयर 1990s टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी इन ह्यूमन, दैट्स वाई इंगो पोर्टिकस इज द फादर ऑफ गोल्डन राइस। इंगो पोर्टिकस गोल्डन राइस का फादर किसको कहा जाता है? इंगो पोर्टिकस को कहा जाता है। अगला है सुपर राइस, डॉक्टर GS बुश, जो कि सुपर राइस को डेवलप किया था IRI में इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कड़क उड़ीसा में, विच वुड ब्रिंग एन इंप्रूवमेंट ऑफ 25% ऑफ द ओवर पेरेंट्स डे वेराइटीज। थर्ड पे है हाइब्रिड राइस, जो कि फर्स्ट टाइम चाइना में डेवलप किया गया था 1974 में, किसके द्वारा? तो प्रोफेसर लॉन्ग पिंग योंग के द्वारा ही, एज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। इंडिया इज द सेकंड टू डेवलप द हाइब्रिड राइस आफ्टर चाइना, फर्स्ट वैरायटी एग्जांपल MGR फर्स्ट, जिसका अर्लीस्ट नेम क्या था? CORH1 था, डेवलप्ड फर्स्ट बाय द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा कोयम्बटूर में जो है, एंड PRH फर्स्ट एंड PRH6 जो है डेवलप्ड बाय IARI, PRH फर्स्ट एंड PRH6 डेवलप्ड बाय IARI। उसके बाद हाइब्रिड मस्टर्ड की बात करें तो डेवलप्ड बाय द DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान में जो इसको डेवलप किया गया था हाइब्रिड राइस को। वैरायटी डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। ये NRC HB 506 जो कि फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी है इन इंडिया में। अदर इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड विच डेवलप इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय द दीपक पेंटल, प्रोफेसर दीपक पेंटल। सुपर वीट की बात करें तो द रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस एट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, करनाल में है, जो इसका जो कि अब बदल के वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले कर दिया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले कर दिया गया है। इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 2005, yield इंक्रीज इन 15 to 20% per hectare. Green Revolution, next Green Revolution. The term Green Revolution was coined by William S. Gott in 1968 of USAID to decrease the productivity-based improvement in food production. To describe the productivity-based improvement in food production, particularly in wheat and rice. Main component in Green Revolution are high-yielding varieties, use of chemical fertilizer and plant protection chemicals. Evergreen Revolution की बात करें तो term coined by the Dr. M.S. Swaminathan to denote the Green Revolution based on suitable and sustainable method of crop intensification and diversification. Vertical Revolution in agriculture की बात करें तो maximizing production per unit land area per unit of time using intensive cropping system, high प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वर्टिकल रिवोल्यूशन में ऑल चारों तरफ से देखा जाता है उसमें। अदर रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर की बात करें तो व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑपरेशन फॉर चलाया गया था, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन में। ब्राउन रिवोल्यूशन की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर प्रोडक्शन, ब्राउन रिवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर प्रोडक्शन में। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन में, जैसे कि मस्टर्ड के लिए है स्पेशली। रेड रिवोल्यूशन की बात करें तो टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन में। पिंक रिवोल्यूशन प्रॉन एंड ओनियन प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन के लिए, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट एंड हनी। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक रिवोल्यूशन की बात करें तो बायोफ्यूल एंड जेट प्रोडक्शन के लिए। ऑरेंज की बात करें ऑरेंज सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की बात करते हैं जूट प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन की बात करते हैं कॉटन प्रोडक्शन। रेनबो रिवोल्यूशन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है। आलमंड यानी बादामी रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं ये स्पाइस प्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद से प्रोटीन रिवोल्यूशन की बात करें, प्रोटीन रिवोल्यूशन ये पल्स प्रोडक्शन के लिए। सैफरॉन रिवोल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए। स्वीट रिवोल्यूशन ये बी कीपिंग के लिए। अवल प्रवनी क्रांति जो है इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा है और ओकरा रिवोल्यूशन से रिलेटेड भी है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2.4% है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का, लेकिन पॉपुलेशन 17 में 5% होल्ड किए हुए हैं और लाइव स्टॉक 15%, फॉरेस्ट 1.5% और वाटर रिसोर्सेज 4% को होल्ड किए हुए हैं। इंडियन पोजीशन इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन किस में है तो मैंगो प्रोडक्शन है, बनाना प्रोडक्शन में। टोटल इरिगेटेड एरिया इंडिया के पास है। मिल्क प्रोडक्शन में है, जूट एंड एलाइड फाइबर में है, कैश्यू प्रोडक्शन में, कोकोनट प्रोडक्शन में, टोटल पल्स प्रोडक्शन में, टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। सेकंड पोजीशन है वीट में, ऑयल सीड में, राइस में, फ्रूट्स में। वीट एंड राइस में दोनों में सेकंड पोजीशन है, ऑयल सीड में भी और फ्रूट प्रोडक्शन में भी।
उसके साथ साथ वेजिटेबल में भी है, फ्रूट में भी, वेजिटेबल में भी, व्हीट में भी, राइस में भी, सिल्क में भी, शुगर कैन प्रोडक्शन में भी और कॉटन प्रोडक्शन में भी, सब में फर्स्ट चाइना है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो टोबैको प्रोडक्शन थर्ड पोजीशन पे आ गया है। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो नेचुरल रबर जिसका शेयर है 8.5%। इन कॉफी प्रोडक्शन इंडिया हैज अ 7th पोजीशन। कॉफी प्रोडक्शन में इंडिया 7th पोजीशन रखा है 2020 के हिसाब से, वाइल ब्राजील स्टेट इज द फर्स्ट पोजीशन। कॉफी प्रोडक्शन में ब्राजील है फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया है 7th पोजीशन में। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा राइस का होता है, फिर कैस्यू का होता है, फिर व्हीट का होता है, फिर टी, फिर टोबैको। राइस, कैस्यू, व्हीट, टी, टोबैको। इंपोर्ट की बात करें एग्रीकल्चर में तो वेजिटेबल है सबसे ज़्यादा, फिर कैस्यू भी इंपोर्ट करते हैं, और पल्स और देन फ्रूट्स। ठीक है, तो उसके बाद से इंपॉर्टेंट आता है इंपॉर्टेंट ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। 2004 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, 2005 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, 2006 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, 2007 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, 7 को वाटर, 8 को आलू, 8 ऐसे लिखा जाता है ना तो 2 एक ही आलू, 9 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर रस्सी 9, 2010 को बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 को फॉरेस्ट, 11 से पेड़ होते हैं तो 11 को फॉरेस्ट। तो वैसे एक मिलकर 2 होते हैं तो 11 जुलाई को हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया गया था। 2013 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन। 2014 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज, 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट 2017 को, 2019 को इंडोजिनस लैंग्वेज का इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडोजिनस लैंग्वेज, 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 2021 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, 2022 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स था, 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगेलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट एंड 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटरीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2026 में इंटरनेशनल ईयर 2 है, पहला रेंगेलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट एंड वॉलंटरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की बात करते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है, 24 जनवरी यूपी डे फ्रॉम 1950। 15 मार्च को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 30 मार्च को राजस्थान डे जो कि 1949 से मनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जुलाई को ICR डे, 16 सितंबर को ओजोन डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, 23 दिसंबर को किसान डे, बर्थ ऑफ चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पे ये मनाया जाता है। और अगला नेक्स्ट है यूनिट 7, तो इसमें द मेजर स्कीम्स है प्रोग्राम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया का है। तो सबसे पहला दिया है KCC 1998-99 में, 1998 के रबी सीजन में चालू किया गया था। रबी सीजन चलता ही है लगभग अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक, जैसे गेहूं का सीजन के लीजिए तो नवंबर से बोया जाता है अप्रैल तक, तो इसीलिए इसको 98-99 दोनों कहा जाता है। 98-99 में KCC चालू किया गया था। फार्मर कैन रिसीव क्रॉप लोन अप टू अ principal amount of 3 lakh at the 7% of interest from any nationalized bank of the country, but government provided an additional 3% interest subvention from the year 2009 to 10 1%, and in 2010 to 11 2% to those farmers who timely repaid their short term loans. Thus the effective rate of interest for such farmers will be 4% per annum. मतलब अगर 7% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो 7% इंटरेस्ट रेट पे KCC निकाला गया था। 2010 में गवर्नमेंट ने कहा, 2009-10 में 1%, आज 2010-11 में 2% का छूट मिलने लगा उन फार्मरों को जो कि टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं, तो टोटल उनको 4% ही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अगला है किसान कॉल सेंटर, जनवरी 2004 में चलाया गया था टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन टू द फार्मिंग कम्युनिटी दोज टोल फ्री टेलीफोन लाइन्स। दिस द किसान कॉल सेंटर स्कीम वाज लॉन्च्ड 21 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था। A country wise common 11 digit number 1881-1551 has been allocated for KCCs, Kisan Call Centers. Replies to the queries of the farmers community are being provided in 22 languages, 22 लैंग्वेज में ये आपको उपलब्ध है। कॉल्स आर अटेंडेड टू द फ्रॉम 6 बजे से 10 बजे, 6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक आप कॉल कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। ठीक है, 1881-1551 इसका नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स एंड ऑयल पाम एंड मेज, ईसोपम जिसको कहते हैं, ईसोपम इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेज ऑयल पाम एंड मेज। 2004 में ये बना था, 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया। द ईसोपम इज बिंग इम्प्लीमेंटेड इन 14 मेजर स्टेट फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेज, 15 फॉर मेज एंड 10 फॉर ऑयल पाम। मतलब 14 मेजर स्टेट की बात किया जा रहा है जहाँ पे ऑयल सीड के लिए एंड पल्सेज के लिए, 15 स्टेट में मेज के लिए और 10 स्टेट में ऑयल पाम के लिए। द पल्सेज कॉम्पोनेंट हैज़ बिन मर्ज्ड विद द NFSM with effect
effect from 1 April 2010, 1st April 2010. During 2014-15, this scheme is merged into National Mission on Oil Seeds and Oil Palm, NMOP, National Mission on Oil Seed and Oil Palm. In the financial year 2018-19, NMOP has been merged into NFSM Oil Seeds, National Food Safety Mission ऑयल एंड ऑयल सीड्स में मर्ज कर दिया गया। अगला एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, जिस 2004 में बनाया गया था एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑपरेशनलाइज द एक्सटेंशन रिफॉर्म्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स या फार्मर्स ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूट एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑपरेटिंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर NATP ऑफ ICR। नेक्स्ट है नेशनल बम्बो मिशन। नेशनल बम्बो मिशन 2004 में बनाया गया था। द मिशन एम्स टू प्रमोट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बम्बू सेक्टर बाय द अडॉप्टिंग एंड एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी एंड टू इंक्रीज द एरिया अंडर बम्बू कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग। अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, NHM अपग्रेडेड विद द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट MIDH फॉर 1 अप्रैल 2014 अपग्रेड कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि रबी 2007 में चलाया गया था। टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय द 10 मीट्रिक टन। ये राइस के लिए था, 8 मीट्रिक टन था जो व्हीट के लिए, और पल्सेस के लिए 2 मीट्रिक टन रिस्पेक्टिवली बढ़ाने की बात की गई थी। एंड ऑफ 7th 5-year प्लान। अ न्यू प्रोग्राम अंडर द NFSM कॉल्ड द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन द एक्सिलरेट द पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P। द 12th 5-year प्लान, जो 12वां पंचवर्षीय योजना था। 4 मोर क्रॉप्स हैज़ बीन एडेड, 4 और क्रॉप इसमें ऐड कर दिए गए थे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर कैन हो गया और कोरस सीगल्स हो गए। इसलिए 7 क्रॉप्स के लिए NFSM चलाया जा रहा था। द फंडिंग पैटर्न 60:40 फॉर नेशनल एंड स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट में 40, और सेंटर जो है 40% फंड देगा, और जो जिस स्टेट में वो चल रहा होगा वो 60% फंड को ऐड करेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में चला था, अचीव 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान के समय के लिए चलाया गया था। उसके बाद है अगला है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ये 2010 में चलाया गया था। इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान के समय चलाया गया था। ये इनहांस कर रहा था वाटर यूज इफिशिएंसी बाय द अडॉप्टिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन ऑल स्टेट एंड यूटीज की बात हो रही है, बोथ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए। उसके बाद से इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये 1 अप्रैल 2014 में चलाया गया था। टू प्रोमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स confined up to this state primarily processing only to provide vertical integration of farmers with the primary processors। उसके बाद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट 2014 में जो मर्ज करके बनाया गया था, उसके बारे में बात हुई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर द कंट्री ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। द स्कीम which has taken off the 2014-15 integrates the ongoing scheme of national horticulture mission for the north east state and Himalayan state। उसके बाद नेशनल बम्बू मिशन भी इसमें, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड, ये सारे उसमें मर्ज कर दिए गए थे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 में चलाया गया था। जो ऑनगोइंग 4 स्कीम्स थे नेशनल स्कीम्स से, उनको मर्ज कर दिया गया। कौन रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसके बाद से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 19 फरवरी 2015 में चलाया गया था। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी 2014-15 के दौरान, इस स्कीम के दौरान चलाया गया था। द स्कीम एम टू प्रमोट द सॉइल टेस्ट बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू इनेबल फार्मर्स टू रिलीज हायर यील्ड एट लोअर कॉस्ट। Under this scheme, the government plans to issue soil health card to farmers, which will carry crop-wise recommendation of nutrients and fertilizer required for the individual farms to help the farmer to improve productivity through judicious use of inputs. All soil samples are to be tested in various soil testing labs across the country. Thereafter, the experts will analyze the strength and weakness, micronutrients deficiency of the soil and suggested measure to deal with it. The result and suggestion will be displayed in the cards। मतलब कहने का मतलब था कि मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी और किस न्यूट्रिशन की अधिकता है, इन सबको देखा जाएगा। उसके हिसाब से आप कौन सा क्रॉप बोने वाले हैं उसको रिकमेंड किया जाएगा, कितना न्यूट्रिएंट, कौन सी कमी है, कौन सा क्रॉप में कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, कितना फर्टिलाइजर यूज़ होगा, वो सारा उस पर रिकमेंडेड रहेगा। लगभग
लगभग जितने भी तरह का न्यूट्रिशन कमी होगा सारे तरह का उस पर मैंसन होंगे। आई थिंक 15 तरह का है उसमें, ये थी कैरेक्टर इतने एनालिसिस किया था, 12 या 15 तरह का ऐसे कुछ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 2015 में चलाया गया था। इसका नारा था हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप। थीम था हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप बाय द MIS। उसके बाद से परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 में चलाया गया था, 17 जनवरी 2016 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक समिट हेल्ड एट सिक्किम में इसको किया गया था, इसमें टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 18 फरवरी 2016 में चलाया गया था, ठीक है। ये रिप्लेस किया था एग्जिस्टिंग 2 स्कीम्स को, पहला नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को एज वेल एज द मॉडिफाइड किया था NAIS with the objective of to promote the insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the modified crop as a result of natural calamities, pests and diseases. There will be a uniform premium of only 2% to be paid of farmer all the 2% खरीफ सीजन के लिए, 1.5% रबी सीजन के लिए और 5% हमारा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उनके लिए या प्लांटेशन क्रॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद से ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की बात करें, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम 2018 में इसमें चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा हैज अप्रूव्ड द स्कीम वाज बजट स्पीच ऑफ 2018-19 विद द आउटले ऑफ 500 करोड़ टू द स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज क्रॉप्स एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टोमेटो, ओनियन और पोटैटोज क्रॉप थ्रू आउट द कंट्री राउंड द ईयर विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी। लेकिन क्या फायदा इस स्कीम का, ये पूरी तरह फेल है देखने को लगता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि फरवरी 2019 में चलाया गया था, ये एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। इट इज़ द 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या असिस्टेड स्कीम है। अंडर द स्कीम एंड इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 per year indirectly provided to the bank account of the farmer across the country in 3 equal installment of 4 equal installment होना चाहिए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है 2000 का, 4 मंथ पे मिलता है। अगला है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलेशन ऑफ मदर अर्थ, जिसको PM प्रणाम कहते हैं। PM प्रणाम का फुल फॉर्म होगा PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलेशन ऑफ मदर अर्थ। 2023-24 में चलाया गया था टू incentivize the state and duties to promote using the alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizer, ठीक है। श्री अन्न योजना की बात करें तो प्रोमोट करता है कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोरस ग्रेन इन द कंट्री। ये क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR हैदराबाद तेलंगाना द्वारा चलाया गया 1958 में। अगर देखा जाए क्रोनोलॉजी देखिए जाए इसका, द इंस्टीट्यूट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश अंडर द प्रोजेक्ट ऑन इनिशिएटेड रिसर्च ऑन कॉटन 1958 कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट्स, जिसको पिरकॉम कहते हैं। इन द 1958 में चलाया गया था। इंगेज्ड इन रिसर्च ऑन इंपॉर्टेंट ड्राईलैंड क्रॉप्स सच एज सोरगम, केस्टर, ग्राउंडनट, पिजन पी एंड कॉटन एज वेल एज सोरगम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। 1970 की बात करें तो इट बिकम्स द मेन यूनिट ऑफ ऑल इंडियन कोऑर्डिनेटेड सोरगम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICRPs। 1987 की बात करें द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम NRC फॉर सोरगम वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन नवंबर 16, 1987। उसके बाद क्रोनोलॉजी देखा जा रहा है PM जो ये चलाया गया था प्रधानमंत्री का श्री अन्न योजना, तो ये हैदराबाद चलाया गया था IIMR द्वारा। उसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम देख रहे हैं कैसे कैसे ये बना। उसके बाद से 2009 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम NRC फॉर सोरगम वाज इलिवेटेड एज अ डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च सेंटर, उसको डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च सेंटर बना दिया गया, रिसर्च सेंटर। 2014 में द डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ड्यूरिंग 2014। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इसको बना दिया गया था। अगला यूनिट है 8 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा जनरल एग्रीकल्चर का लास्ट यूनिट है। इसमें पहला दिया द टर्म एग्रीकल्चर डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर। एकर मतलब होता है सॉइल, कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग किसे कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स ऑफ यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, कम कॉस्ट लगे, लो अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सब कम से कम फर्टिलाइजर यूज करें और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए इकोलॉजिकल हार्मोनी बनाए रखें, उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इट इज आल्सो नोन द इकोलॉजिकल फार्मिंग इसको कहते हैं, या नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, या पर्माकल्चर भी कहते हैं। कम से कम कॉस्ट लगाए, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें, मेंटेन करें सॉइल फर्टिलिटी को और इकोलॉजिकल बैलेंस को। उसके बाद से हम खेती जो कर रहे हैं उसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या एक नेचुरल फार्मिंग या इकोलॉजिकल फार्मिंग या पर्माकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको लैंड रोटेशन या झूम खेती भी कहा जाता है, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सेम क्रॉप बार बार ग्रो किया जाता है, फॉरेस्ट लैंड को इससे कट करके वहाँ पे बनाया जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का भी डिस्ट्रक्शन होता है। बाद में उस एरिया को क्या किया जाता है कि जंगल को काटा जाता है, वहाँ पे एक ही क्रॉप बार बार ग्रो किया जाता है। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कि लैंड इरोजन भी होता है, फॉरेस्ट कवर भी कम होता है और मृदा की फर्टिलिटी भी घट जाती है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसको हम झूम खेती कहते हैं। ये झारखंड में, एमपी एंड हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किया जाता है। अगला है रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग स्टीवर्ट ने 1988 में दिया था, कॉइन्ड द टर्म बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा। इट रिफर्स टू द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून सीजन। रेनफॉल यानी मानसून के सीजन को प्रिडिक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा। वेदर डाटा के एनालिसिस के बिहाफ पे फॉर प्री मानसून पीरियड एंड मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंगली। मतलब सीधे सीधे रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब हुआ कि वेदर डाटा के हिसाब से हम क्या करेंगे, सारे मानसून का डिटेलिंग ले लेंगे कि मानसून कब आएगा, कितना बरसात होगा, क्या क्या, उसके हिसाब से हम क्रॉप को मैनेज करते हैं। उसके हिसाब से क्रॉप की कौन सा क्रॉप लगाना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, ये सब चीज़ मैनेज करते हैं, उसको रिस्पॉन्स फार्मिंग करते हैं। ये स्टीवर्ट 1988 में दिया था। उसके बाद से होता है प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग जिसको कहते हैं। ये लार्जेस्ट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स होता है लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑफ लोकलाइज बेसिस। इसमें क्या होता है कि हम इस पे ये किस जगह पे कितना चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, सारा चीज़ डिटेक्ट करके हम जब देते हैं उसको प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। ये साइट स्पेसिफिक फार्मिंग इसको इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं देंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देंगे। जैसे पानी की ज़रूरत अगर किस स्टेज में है, किस प्लांट्स को है, सभी प्लांट्स को करने की है तो जिस प्लांट को उन्हीं को सिर्फ देंगे, एक्स्ट्रा इनपुट हम यूज़ करते ही नहीं है। अगला एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग देखें तो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस और कंजर्व द रिसोर्सेज भी कंजर्व हो जाती हैं। आइडियो टाइप यानी मॉडल प्लांट, ये डोनाल्ड 1968 में दिया था। सिंगल प्लांट वुड बी गिवन द बेटर रिजल्ट इन अ ग्रुप व्हेन द क्रॉप हैज एट लीस्ट कंपटीशन विद द सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स। आइडियो टाइप इज द मॉडल प्लांट विच मे बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल मॉडल विच इज expected to perform या behave in a predictable manner within a defined environment। टेरा फार्मिंग किसे कहते हैं? टेरा फार्मिंग टू डेवलप द मार्स, इसमें कहा जाए कि जो मंगल ग्रह है उसके जैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे, धरती पे क्रिएट करते हैं या लैब में क्रिएट करते हैं और उसमें बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ग्रो हो सकता है कि नहीं, उसको टेरा फार्मिंग कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है सॉइललेस मीडिया है, पहली बात, ठीक है, बिना सॉइल का ग्रो कर रहे हैं। सॉल्यूशन कल्चर करते हैं, सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर द राइजिंग द फ्लावर एंड वेजिटेबल एट द होम। पानी में न्यूट्रिएंट मिला के और सॉइल लेस मीडिया बनाते हैं और उसी में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स को। रिस्पॉन्स कर्व की बात करें तो ये किसने दिया था? तो हॉलीडे ने दिया था। हॉलीडे 1960 में रिस्पॉन्स कर्व दिया था। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स पॉपुलेशन एंड यील्ड। ये रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, जिसको हम रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। अगला 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कर्व होता है, पहला एसिमेप्टिक रिस्पॉन्स कर्व और दूसरा होता है हमारा पैराबोलिक रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। तो एसिमेप्टिक रिस्पॉन्स कर्व का मतलब होगा वेयर इंटायर ड्राई मैटर इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट। सारे ड्राई मैटर को हम इकोनॉमिक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, एज इन द केस ऑफ फॉडर क्रॉप, जैसे कि फॉडर क्रॉप हो गया, या मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर्स एज इन द टोबैको, ठीक है। उसके बाद से आता है इट मीन्स इंक्रीजेज प्लांट डेंसिटी विद इंक्रीजेस यील्ड। एग्जाम्पल सीरियल्स क्रॉप फॉर फॉडर, ठीक है। दूसरा आता है कि पैराबोलिक, आफ्टर रीचिंग अ लेवल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद डिक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद डिक्रीजेज यील्ड, ठीक है। वाइड स्पेसिंग बिटवीन प्लांट सीरियल्स पल्सेस फॉर ग्रेन पर्पज। मतलब कहने का मतलब ये 2 तरह का था। यहाँ पे दिया अ क्लोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स कहते हैं ये पैराबोलिक को। जैसे क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स y इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। लीनियर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि y बराबर a प्लस बी एक्स। और मिक्सचरलिस इक्वेटरली इक्वेशन मिट्स, इसको क्या हम इसको मिक्सचरलिस इक्वेशन कहते हैं। y इक्वल्स टू वाई प्लस ए ब्रैकेट में 1 माइनस 10 अपन के एक्स, या y इक्वल्स टू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस वाई होल पावर सी। अगला है जीरो टिलेज। फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट को कहा जाता है, जो कि 1950 में दिया था। प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम, जहाँ पे हमको बोना है सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन सिर्फ करते हैं। 50 to 100% ऑफ रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस रहता है। बिफोर सोइंग हर्बिसाइड पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर द वीड कंट्रोल। टिल प्लांटिंग इन अडॉप्ट किया जाता है, टिल प्लांटिंग इसमें अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा है अगला है टिल प्लांटिंग किसे कहते हैं? तो इट इज़ द प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशन। पहला क्लीनिंग ऑफ द क्रॉप रो, उसके बाद से ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्ट्स प्लेसिंग ऑफ सीड, उसके बाद से कवरिंग द सीड। दिस फंक्शन आर accomplished in one tillage operation, एक ही टिलेज ऑपरेशन में कर देते हैं टिल प्लांटिंग द्वारा। उसके बाद से आता है मिनिमम टिलेज, कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एम टू एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, repeat germination, satisfying crop stand and favorable growing condition. Started in USA because of high cost of tillage due to the steep rise in the oil price in 1974. Tillage operation is done only for seedbed preparation. Keep 30 to 50% of crop residue on the soil surface. उसके बाद से it improves soil condition due to in situ decomposition of plant residue. Weed control can be done by the herbicides. Global warming किसे कहते हैं? Surface of the earth warmed for sun heat। हमारा एवरेज टेम्परेचर था 14 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे
अर्थ का, जो कि बढ़ के 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसीलिए हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत चिंतित है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं। अर्थ एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट्स बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? मेजर ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन से आते हैं? तो पहले आता है CO2 जो कि 55% सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन 25%, कहीं 20% दिया है, CFC 11% और N2O जो कि 4%। द गैस आर present in the atmosphere transmit the infrared radiation and reflect back to the earth, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्मर। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो इन डेवलप्ड कंट्रीज इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFCs। इन डेवलपिंग कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन cause rise in the CO2 level, methane gas from paddy field and livestock, and nitrous oxide from N-based fertilizer. Effect on global warming on the world and agriculture. Increase overall temperature on Earth. Example: Earth surface temperature has increased 1.4 degree Fahrenheit in first on century. It has been forecasted in 5 degree Fahrenheit will rise in the next century. Cause changes in the climate tremendously, result in the melting of ice in polar region, increased sea level resulting in submerging of coastal areas, drought in warmer region। थैंक यू। हमारा खत्म हुआ जनरल एग्रीकल्चर। बाय बाय।